झांसी में हो रही रैली में, जहां सीएम भूपेश बघेल संबोधन दे रहे हैं। आज मेरे साथ जुड़े हुए मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यगण, हमारे कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस अफसर्स, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन विभाग के हमारे अधिकारीगण, विकास खंड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यगण, पंचायत और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यगण, प्रिय बहनों और भाइयों, नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नए साल में काम प्रारंभ देव दर्शन करके करता हूं। आज त्रंबकेश्वर से आ रहा हूं। यहां ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और जिनमें सृष्टि लय हो जाती है, उनके दर्शन और पूजा अर्चन करके आया हूं। और समृद्ध विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का सामर्थ्य हमें दे, ये प्रार्थना की है। हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी एक बार फिर से आ गई है। भगवान की कृपा रही है तो प्रार्थना की है, लेकिन मुकाबला हमें करना है। तीसरी लहर आ गई है। केस अब तेजी से बढ़ रहे हैं, देश में भी, दुनिया में भी, देश में भी और मध्य प्रदेश में भी। और इसलिए एक बार पूरी परिस्थितियां आपके सामने आ जाए, हमारी पंचायत और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सामने आ जाए, ये आवश्यक है। इसलिए एक प्रेजेंटेशन आपके सामने हमारे एसीएस श्री सुलेमान कर रहे हैं। वो प्रेजेंटेशन हम देखेंगे ताकि परिस्थितियों से हम अवगत रहें। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा और फिर किसी मित्र के सुझाव, सलाह या जिज्ञासा होगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए मैं एसीएस से कहता हूं कि वो प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। सर, आज के प्रेजेंटेशन में हमने 4-5 मुद्दों को कवर किया है। कोविड की वर्तमान स्थिति क्या है, जो नया वेरिएंट आया उसकी स्थिति क्या है, कोविड वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, किशोर बालिकाओं का जो बालक बालिकाओं का वैक्सीनेशन होना है उसके संबंध में चर्चा है, कोविड की तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में चर्चा है। सर आज जैसा आपने कहा कि हमारा देश में कोविड का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। पिछले 6 दिन में लगभग 3 गुना हो गए हैं। 9-10 हजार केस हुआ करते थे देश में, वो 27,000 पे पहुंच गए हैं। और हमारे जो 5-7 केस होते थे 1 महीने पहले, वो आज हमें 151 केस हमारे रिपोर्ट हो रहे हैं। एक्टिव केस भी 608 पे हमारे पहुंच गए हैं। तो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है। अगर हम बाकी प्रदेशों में इसका देखेंगे तो महाराष्ट्र में फिर से बहुत ज्यादा कोविड के केसेस हैं और महाराष्ट्र के बॉम्बे, पूना, थाने, तीनों जिलों में बहुत ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं। 9,170 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल जो पहले बहुत कम था, वो पिछले 1 हफ्ते में करीबन 8 गुना बढ़ गया है, 4,512 केस हैं। दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ावट आई है, 2,716। और केरल में अब केस थोड़ा कम हो रहे हैं क्योंकि वहां पहले बहुत ज्यादा केस हुआ करते थे। हमारे पड़ोसी राज्य सर गुजरात में भी 1,000 क्रॉस हो गए हैं। तो सब तरफ केस, ये रोज आ रहे हैं, वो संख्या है जी सर, जो डेली केस आ रहे हैं सर। तो बहुत मतलब तेजी से केस बढ़ रहे हैं सर। ये स्लाइड में मैं टेस्टिंग का आंकड़ा और उसकी पॉजिटिविटी बताने की कोशिश करी है। हमको अपनी टेस्टिंग बढ़ानी है। अभी हम 62,000 लगभग टेस्ट कर रहे हैं, जिसका हमने 1 तारीख से 75,000 का टारगेट जिलों को दिया हुआ है। 0.24% की पॉजिटिविटी आने लगी है, जो लगभग 0.01% होती थी।
और अगर हम उसका ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। ये जरा ग्राफ ठीक से देख लीजिए। 31 नवंबर में केवल 25 केस थे, बढ़ते बढ़ते 28 नवंबर में 122 से लेके अब सीधे 26 दिसंबर के बाद जो ऊपर गए हैं, लगातार तेजी से ऊपर जा रहे हैं। 608 एक्टिव तक केस पहुंच गए एक्टिव केस, और वीकली केस 544। सर ये बिल्कुल जैसे द्वितीय लहर में जिस तरह का ग्राफ डेवलप हुआ था, बिल्कुल उसी तरह का सेम सिचुएशन दिख रहा है ग्राफ का सर। और जैसे द्वितीय लहर में जो स्थिति थी केसेस की, कि पहले इंदौर से शुरुआत होती थी, फिर भोपाल उसके साथ लगता था, बिल्कुल वही ट्रेंड है। इंदौर में 313 केस आए हुए हैं एक सप्ताह में, और भोपाल में 116 हैं। जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन उसके पीछे चल रहे हैं। तो जो ट्रेंड सेकेंड वेव के टाइम पे था, उसी तरह का ट्रेंड डेवलप हो रहा है। जो हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं, उसमें अभी तक हमारे ओमिक्रॉन के खाली 11 केस मध्य प्रदेश में आए हैं। वो 11 के 11 ठीक भी हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे सैंपल हैं जो आदमी आते रहते हैं। अब हमने इंदौर में भी सैंपलिंग सर अपनी शुरू करा दी, और एम्स भोपाल को भी हमने पैसे दिए हैं कि वो भी हमारा काम शुरू कर देंगे। तो बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैंपलिंग हुई कि नहीं, क्योंकि ये तो पता चल ही जाता है कि पॉजिटिव है कि नहीं। तो वो पॉजिटिविटी हमारी लगातार बढ़ रही है। और अगर हम दुनिया में कंपेयर करके देखते हैं तो बिल्कुल लहर एकदम क्लियर है। अमेरिका में, ये आप दुनिया का ट्रेंड देख लीजिए। ये यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट, ये अमेरिका है जी सर, आप ऊपर सीधे ग्राफ जा रहा है, बता दीजिए। तीसरी लहर का ग्राफ सर, वहां दूसरी लहर में 2 लाख के आसपास केस आते थे, 2 लाख से एक दिन थोड़ा सा बढ़ा था। अभी अमेरिका में एक दिन में हाईएस्ट में 4.5 लाख केस हो चुके हैं। 7 डे एवरेज भी 3,52,000 केस पर डे का है। हर दिन 3,52,000 केस आ रहे हैं सर। अब यूके में बहुत ही भयानक तरीके से कोविड आया है सर। उनका जो सेकेंड वेव था, जिसको बहुत बड़ा मानते थे, उसमें 67,000 केस आए थे। अभी वो एक दिन 2 लाख भी क्रॉस कर चुके हैं। मतलब सेकेंड लहर से तीसरी लहर 3 गुना उनकी बड़ी थी। अभी भी 1,56,000 का एवरेज, उनका 7 दिन का एवरेज निकालने तो भी आ रहा है, और अभी भी बढ़ने वाला ट्रेंड है। इटली तो सर बिल्कुल वर्टिकली आगे बढ़ा है सर। उनके हाईएस्ट केस जब आए थे वो करीबन 30,000 के आसपास होते थे, अभी वो 92,000, और बिल्कुल एक हफ्ते में वर्टिकली ऊपर हो गया है। इसी तरह फ्रांस की सिचुएशन है, उसमें भी पहले केस 50,000 से ऊपर कभी नहीं आए थे, और अभी 1,57,000, और एक दिन वो भी लोग 2 लाख टच किए हैं। तो सभी विदेशों के परिणाम से ये पिक्चर हमको क्लियर है कि जो ओमिक्रॉन के बाद जो लहर आ रही है, वो बाकी केसेस से, नंबर ऑफ केसेस इसके बहुत ज्यादा आ रहे हैं यूरोप में और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। साउथ अफ्रीका का उदाहरण ऐसा है कि जिसमें पीक आने के बाद अब ढलान आने लगा है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि पीक बहुत तेजी से आएगी और फिर तेजी से नीचे भी जा सकती है, लेकिन केसेस की संख्या बहुत होगी। जो स्टडीज सर दुनिया भर की, वो ये कहती हैं कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा कम है, पहले के मुकाबले में हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस 50% कम है। उसकी वजह शायद खाली कोविड ना होके वैक्सीनेशन भी है, क्योंकि हमने लगभग 91% लोगों को सेकेंड डोज लगाई है। तो ये संभव है कि वैक्सीनेशन के कारण उनको सीरियस इलनेस ना हो और हॉस्पिटलाइजेशन की ट्रेंड कम हो। उससे ये बात तय है कि हमको अपनी अप्रोच में थोड़ा परिवर्तन ये करना होगा कि अस्पतालों के साथ साथ हमको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस को ध्यान में रखते हुए होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर और उसके साथ टेलीमेडिसिन की सुविधा देनी होगी। कोई भी आदमी अपने घर पे रहेगा तो वो फोन करके बार बार पूछता है, जानना चाहता है कि मेरे को कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। तो हमको अपनी टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी को थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा अगर हम बहुत हाई केस लोड को घरों में रोकना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये सभी को पता है कि हमने वैक्सीनेशन में जिलों ने बहुत अच्छा काम किया। लगभग 95% को प्रथम डोज और 91.6% को हमने सेकंड डोज लगाया। वैसे जो हमने आज सर दिल्ली बात भी करी है कि हमारा ये 94 हमारा तो आंकड़े के हिसाब से ये 100% हो गया है, क्योंकि हमारे 5 करोड़ 20 लाख लगना चाहिए थी, उससे हम ज्यादा लगा चुके हैं, 5 करोड़ 21 लाख। तो बट फिर भी जो उनके आंकड़ों के हिसाब से है। जो जिलेवार प्रथम डोज की स्थिति है, नेक्स्ट स्लाइड, उसमें बहुत सारे जिलों ने बहुत अच्छा काम किया। इंदौर, भोपाल, झाबुआ, आगरमालवा, सभी। कुछ जिलों में थोड़ा चैलेंज भी रहा, सीधी और भिंड और मंडला, जहां वो 90% टच नहीं कर पाए। अभी भी हमारा प्रयास रहना चाहिए कि अगर कुछ लोग बचे हुए हैं तो उनको वैक्सीनेशन का डोज लग जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन से सीरियस इलनेस नहीं होती, एकदम प्रमाणित बात है। ये जो जिनमें 90 से कम है, सीधी, भिंड, मंडला, पन्ना, श्योपुर, देवास, सागर और लगभग सिवनी तक,
उस जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी कृपया करके ध्यान दे, हम थोड़ा सा और जोर लगाएं। मुझे लगता है कि 5-7% तो हम मान सकते हैं, लेकिन 10% लोग ना हो ये बात गले में उतरती नहीं है। और इसलिए यहां और मेहनत करने की प्रथम डोज की भी जरूरत है, ये मेरा आग्रह है। आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि एक बात तो तय है कि वैक्सीनेशन के बाद गंभीर जो असर होता है वो लगभग नहीं होता। इसका गवाह पूरी दुनिया है, इस पे ध्यान दें। नेक्स्ट है, ये द्वितीय डोज में भी यही स्थिति है। जिन जिलों में ऑब्वियसली पहला डोज कम है वहां द्वितीय डोज भी कम है, और बाकी जगह तो सभी लोगों ने अपना उसमें भी बहुत अच्छा काम कर लिया, जिससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप। लगभग वही जिले हैं, सीधी, खरगोन, भिंड, अलीराजपुर, बड़वानी, छतरपुर, सागर, मंडला, देवास, अनूपपुर, राजगढ़, सिवनी, बैतूल, धार, श्योपुर, ग्वालियर और पन्ना, झाबुआ तक, ये सारे जिले कृपया करके ध्यान दे द्वितीय डोज पे भी। सर अब कल से सर हमारा बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, 15 से 18 वर्ष के बच्चों का। कई बार ये बातें आती रहती हैं कि बच्चों में कोई वेव आएगी, हालांकि ऐसा कोई प्रमाणित हुआ नहीं कि बच्चों को कोई अलग से प्रभाव होगा। लेकिन अब बच्चों के वैक्सीनेशन को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सहमति दी है। निःशुल्क वैक्सीनेशन है ये भी, और इनमें 3 जनवरी से शुरू होना है 15 से 18 वर्ष के आयु समूह के लिए। अर्थ ये हो गया कि 2007 या उससे पहले जो भी जन्मा हो वो वैक्सीनेशन के लिए पात्र है। हमारे आकलन के अनुसार करीबन 48 लाख की आबादी है। मैं सभी जिलों को और सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सम्मानित सदस्यों को ये बात क्लियरली कहना चाहता हूं कि इसमें इनको कोवैक्सीन लगनी है। किसी भी हालत में 18 वर्ष से कम में कोई कोविशील्ड ना लगाए, क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं है कि कोविशील्ड उसको लग सकती है। तो ये गलती नहीं होना चाहिए। 15 से 18 में केवल कोवैक्सीन ही लगाना है, इसका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके सेशन प्लान हो गए हैं, जिसपे प्रायर रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, और सीधे सेशन साइट पे जाएं तो वहीं जाके भी रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन हो सकता है। जो जिलों से हमने अपेक्षा करी थी कि अब तक आपने अपने टीकाकरण दल के की ट्रेनिंग कर ली होगी, जिसमें उनको ये बताना था कि उनको स्कूल का आईडी भी चल जाएगा और कोई आईडी ना हो तो, और साथ में ये बताना था कि कोवैक्सीन लगानी है। कंफ्यूजन बचाने के लिए हमने निर्देश दिए हैं कि 15 से 18 वर्ष का वैक्सीनेशन केवल केवल स्कूलों में होगा, चाहे वो निजी हो या शासकीय हो, और वहां केवल उन्हीं बच्चों का, मतलब वहां कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, बड़े लोगों का वैक्सीनेशन वहां नहीं होगा। ये हमको इंश्योर करना है। और जो सेशन आपने प्लान किए हैं उसको हम लोग, ज्यादातर सेशन आप लोगों ने अपने पोर्टल पे डाल दिए हैं, और जो बना रहे हैं उनको भी डाल दें। बस ये भर ध्यान रखना है कि वहां कोई डुप्लीकेशन ना हो, खाली बच्चों के लिए हो और खाली कोवैक्सीन लगे। हमने डोजेस सबको अवेलेबल करा दिए हैं। हम कल उम्मीद कर रहे हैं कि कल हम 15 लाख लोगों का हमने जिलों को कहा है कि टारगेट करके चलें, कि कोशिश करें कि हम 15 लाख टच कर सकें। उस हिसाब से हमने 18 लाख से ज्यादा डोजेज अवेलेबल कराई हैं जिलों को, और क्षमता है जिलों में, जितना आप कर सकोगे, जितना जल्दी इसको कर सकते हैं उतना अच्छा होगा हमारे लिए। 3 जनवरी का लक्ष्य भी हमने, पीपीटी हटा लिया क्या हो गया? 3 जनवरी का 12 लाख का लक्ष्य हमने डोजेस के हिसाब से भी दिया हुआ है, लेकिन जिलों से जो मेरी जितने भी कलेक्टर से बातचीत है, मैंने उनको कहा है कि अपने को इससे आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, जितना हम अधिकतम कर सके, ताकि हमारी लीड होगी तो हमको उसी हिसाब से बाकी डोजेज मिल जाएंगी। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि हम इसको 15 तारीख तक खत्म ही कर दें, इसको और लंबा चलाने की जरूरत नहीं, सबको पहली डोज तो हम 15 तारीख तक लगा दें। नेक्स्ट स्लाइड। सर, जो हमारी तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा में वो भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, चूंकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जिला स्तर के सभी लोग भी हैं, माननीय प्रभारी मंत्रीगण जुड़े हुए हैं, जिलों के प्रभारी अधिकारी जुड़े हुए हैं। ये वही चीजें हैं जिनको हर बार हम आपके ध्यान में लाते हैं। पहली बात होम आइसोलेशन की है। जैसा मैंने कहा, चूंकि केसेस बहुत ज्यादा होंगे और जो ट्रेंड है वो सीरियस केसेस का नहीं है, तो होम आइसोलेशन प्रायोरिटी होगी। तो बहुत ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हमको रखने पड़ेंगे, तो उनकी मॉनिटरिंग का हमको सिस्टम वापस अपना एक्टिवेट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसको हम चालू करें। एसिम्प्टोमेटिक जो केसेस है उनको घर में रखें, जिनको घर में रखें उनको होम आइसोलेशन की किट दें। एक हमने वो ब्रोशर बनाया था कि होम आइसोलेशन में क्या सावधानियां रखना चाहिए, किट के साथ वो ब्रोशर उनको दें, और साथ में टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था करें। टेली कंसल्टेशन के कई सारे मॉडल अवेलेबल हैं अब,
हमारे खुद के भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हैं, जिनसे परामर्श कर सकते हैं और कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से भी हम कोशिश करें कि जिसको भी होम आइसोलेशन में रखा है उससे, पिछली बार हम करते थे कि 2 बार बात होना चाहिए, अभी कम से कम 1 बार उससे हम बात कर सकें, ये व्यवस्था हम रखें। और ये व्यवस्था भी रखें कि जरूरत पड़ने पर अगर उसको शिफ्ट करना हो अस्पताल में तो एम्बुलेंस के माध्यम से शिफ्ट कर लें। ये पॉइंट एक्चुअली मैं और ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर सकता, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ केसेस होम आइसोलेशन में बहुत ज्यादा होंगे। अगर हम टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे तो हमको दिक्कत होगी, ये हमको करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो व्यवस्था है वो कोविड केयर सेंटर की है। वो लोग जिनको हम एसिम्टोमेटिक या लो सिम्टम वाले मान रहे हैं लेकिन उनके घर में जगह नहीं है तो उनको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करना होगा। हर जिले में अभी हमने एक कोविड केयर सेंटर चालू करने के लिए कहा है। कोविड केयर सेंटर चालू करने का मतलब वहां पे स्टाफ, डॉक्टर, दवाइयां, एम्बुलेंस और सबसे ज्यादा जरूरी साफ सफाई तथा भोजन की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो लोग वहां जाएं वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह सके। कोशिश करें कि अशासकीय संस्थाओं को कोविड केयर सेंटर के संचालन से जोड़ा जाए। कई जिलों में बहुत अच्छे प्रयोग इसके हुए हैं।